हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट है एक प्रेस रिलीज में जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आया है, जो एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। यस, जो आप रिटर्न भरेंगे आप फाइनेंशियल 1920 के, उसके लिए ये प्रेस रिलीज आया है। ये एक क्लेरिफिकेशन है उन क्वेरीज का जो काफी दिनों से हो रही थी कि क्या आपको स्क्रिप्ट वाइज डिटेल देना पड़ेगा अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शेयर ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। जो शेयर में ट्रेडिंग करते ही नहीं है, उनकी अदर सोर्सेज में बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम है, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो ये इस प्रेस रिलीज को इग्नोर कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप एक शेयर ट्रेडर हैं, आप शेयर्स की परचेज सेल करते हैं या फिर किसी और तरीके की फॉर्म में शेयर्स में डील करते हैं, तो आपके लिए एप्लीकेबल है। और ये इन्होंने क्लेरिफाई किया है कि नहीं है रिक्वायरमेंट स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग की। कब? अब हम ये पढ़ते हैं प्रेस रिलीज में। नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग फॉर डे ट्रेडिंग, मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो नहीं होगी आपको रिक्वायरमेंट। अगर आपको एंड शॉर्ट टर्म सेल और परचेज, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म सेल और परचेज करते हैं, किसका? लिस्टेड शेयर्स का। तो अगर आप लिस्टेड शेयर्स का इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर लिस्टेड शेयर्स को आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रखते हैं, मतलब आपने विद इन 1 ईयर में परचेज किया और विद इन 1 ईयर में ही सेल आउट कर दिया, तो आपको उसकी स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग नहीं देनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में देनी पड़ेगी। एक्सेप्शन जो मिला है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग से मिला है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है उसमें जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की तरह माना जाता है। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसका जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। और जो लॉन्ग टर्म का होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आगे चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर और आगे समझते हैं क्या बोलता है नोटिफिकेशन। There was a report in certain sections of media that the stock traders, day traders are required to furnish script-wise details in the returns of income for assessment year 2021। ऐसा कुछ reports में, कुछ channels में बताया जा रहा था कि आपको देनी पड़ेगी आप complete details। The gain from share trading in case of stock trader, day traders is generally categorized as short-term gains और business income, जैसे कि मैंने अभी आपको explain भी किया है। This is because the holding period of the share units is most of the cases is less than 1 year। तो अगर 1 ईयर से कम होगा तो आपको या तो आपका इंट्राडे होगा तो आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा, नहीं तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस हो जाएगा, which is prerequisite for gains to be categorized as long-term capital gains. As there is no requirement in the return of income for script-wise reporting in case of short-term or business income arising from share transaction, these reports are distorted and misleading। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी लास्ट में इनकम टैक्स रिटर्न दिखाऊंगी, फॉर्म दिखाऊंगी कहाँ पे स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग दिखानी पड़ती है और कहाँ पे नहीं दिखानी पड़ती। इसीलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसी होती है रिटर्न और कहाँ पे हमको स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग दिखानी पड़ती है। तो उन्होंने यही क्लेरिफाई किया है कि शॉर्ट टर्म के केस में, और आप जानते ही हैं कि बिजनेस इनकम के केस में अगर आप उसको बिजनेस इनकम ट्रीट करते हैं तो बिजनेस इनकम के केस में स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है रिटर्न फॉर्म में। तो ये रिपोर्ट एकदम मिसलीडिंग है कि आपको स्क्रिप्ट वाइज डिटेल दिखानी पड़ेगी। Finance Act 2018 allowed exemption to the gains made on the listed shares or specified units up to 21st January 2018 by introducing grandfathering mechanism for computation of long-term capital gains for these shares. The script by detail in the return of income for assessment 2020 is required to be filed up only for the reporting of the long-term capital gain for these share units which are eligible for the benefit of grandfathering। इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लेरिफाई करते हुए ऐड किया है कि फाइनेंस एक्ट 2018 में एग्जेम्पशंस दी गई थी कुछ लिस्टेड शेयर्स को, स्पेसिफाइड यूनिट्स को, जो कि आपने परचेज किए थे अप टू 31st January 2018 ग्रैंड फादरिंग मैकेनिज्म के थ्रू इंट्रोड्यूस करके। और ये जो होता है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने में हेल्प होती है। इसमें क्या होता है, आप फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हो और कंपेयर करते हो उसके एक्विजिशन कॉस्ट से, उसके बाद आप शेयर की जो करंट मार्केट वैल्यू होती है वो निकालते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट या लॉस निकालते हो। तो ये अगर आपको ये करना है, इसके लिए आपको स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और ये कब करना पड़ता है? लॉन्ग टर्म के केस में। शॉर्ट टर्म के केस में तो ऐसा कुछ एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वहां पे तो स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। As the grandfathering is to be allowed by comparing different values such as cost, sale price, and market price for each share unit, there is no need to capture the script-wise details for computing capital gain of these shares or units. The script-wise details are not required in income tax return form for assessment 2024-21 for computation of capital gain or business income from share which are not eligible for grandfathering। इसीलिए जो कि कवर ही नहीं होंगी, जो शेयर्स कवर ही नहीं हो रहे ग्रैंडफादरिंग में, उनका स्क्रिप्ट वाइज डिटेल दिखाने का जरूरत ही नहीं है। Without this reporting,
There may be situations where taxpayer may not claim or wrongly claim the benefit of grandfathering due to lack of understanding of the provision. अब ऐसा हो सकता है कि मुझे पता ही ना हो कि मुझे फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है किसी शेयर की, तो इसलिए ये जो स्पेसिफिकेशन आई है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ही है, क्योंकि ग्रैंडफादरिंग का रूल वहां लगता है। इसीलिए एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018 हम निकाल के वहां दिखाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जहां पे ये रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए ये जो रूल है एप्लीकेबल होगा सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो स्क्रिप्ट वाइज डिटेल दिखाने की रिक्वायरमेंट भी सिर्फ वहीं पे आएगी। ऑल्सो if the above calculation is not made script wise and taxpayer is allowed to enter the total figures only, there will be no way for income tax authority to check. और अगर एक एसएससी जो है वो स्क्रिप्ट वाइज डिटेल नहीं डालेगा तो डिपार्टमेंट कैसे चेक करेगा कि उसने सही डिटेल डाली है कि नहीं डाली? इसलिए एसएससी को स्क्रिप्ट वाइज डिटेल डालनी पड़ती है, सो दैट डिपार्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज से जो रेट आ रहा होता है 31 जनवरी 2018 में वो कंपेयर करके चेक कर ले कि आपने सही कैलकुलेशन किया है कि नहीं किया। अदरवाइज डिपार्टमेंट डजंट हैव अ वे टू चेक कि आपने सही कैलकुलेशन किया है कि नहीं किया, एंड देयरफॉर मेनी रिटर्न्स विल रिक्वायर टू बी ऑडिट। और इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप डिटेल मेंशन नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट का काम बढ़ जाएगा, डिपार्टमेंट को हर चीज ऑडिट करनी पड़ेगी, स्क्रूटनी में लानी पड़ेगी, आपके पास भी क्वेरीज आएंगी, आपकी कॉन्वर्जेशंस भी बढ़ जाएंगी, बहुत सारा डिले हो जाएगा रिटर्न फाइलिंग और रिटर्न प्रोसेसिंग प्रोसेस में। It can be cross verified by the department electronically with stock exchange, brokerage company, etc. And there will be no need to subject these income tax return for further audits or scrutiny. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब जब एक्सचेंज से ही वो अपने रेट्स को चेक कर लेगा तो एसएससी तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Thus, the main intent behind requiring script-wise detail is to facilitate the taxpayer incorrectly computing the long-term capital gains on these share and unit। और ये इन्होंने लास्ट पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, और जब आपको स्क्रिप्ट-वाइज डिटेल दिखानी है तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनली ऑल्सो द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड स्क्रिप्ट-वाइज डिटेल्स फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो यूएसए वगैरह में भी स्केड्यूल डी है जहां पे उनको स्क्रिप्ट बाय डिटेल देनी पड़ती है, सो दैट कि ये निकाला जाए कि क्या कैपिटल गेन एसएससी का हुआ है। तो ये था क्लैरिफिकेशन, ये था आपका प्रेस रिलीज ऑन स्क्रिप्ट बाय डिटेल्स रिक्वायर्ड है कि नहीं। मैं आपको ले जाऊंगी अब इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में, जहां पे आप जाके देख सकते हैं कि रियलिटी में क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में, कहाँ आपको शो करना होता है स्क्रिप्ट वाइज डिटेल। तो ये फॉर्म मैंने आपके लिए ओपन किया है, हम है स्केड्यूल्स कैपिटल गेन में, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि शॉर्ट टर्म कैसे प्लेस होता है, लॉन्ग टर्म कैसे प्लेस होता है, और बिजनेस इनकम की डिटेल्स कैसे जाती है जब हम शेयर ट्रेडिंग में हैं। तो ये आपका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लिखा होता है फॉर स्लम सेल, लेकिन हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स की, तो हम आएंगे इस वाले पैराग्राफ में। तो आप है आईई में, ठीक है, तो आप है 3IE में, यहाँ पे आपका है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स। तो आप इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड्स ओरिएंटेड इक्विटी ट्रस्ट में आप काम करते हैं, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वहां की डिटेल्स कैसे जाती हैं आप देखिए। ये जाती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपकी सेल प्राइस होगा, उसके अलावा आप क्या डालते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, क्योंकि शॉर्ट टर्म है यहाँ इंडेक्सेशन नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड देन एक्सपेंडिचर, और ये नेट निकल जाता है आपका कैपिटल गेन लॉस। तो इस तरह से आप डेटा आप देख सकते हैं। 3 जो है टेबल नंबर 3 है कैपिटल गेन का, वो पूरा इसी में डील करता है सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में। तो होता है, तो आप इसमें पूरा पूरा कंसोलिडेट फिगर्स डालते हो, यहाँ पे आपको कहीं पे भी स्क्रिप्ट वाइज नहीं दिख रहा है। मैंने एक एग्जांपल के लिए आपके लिए पुट किया हुआ है फिगर्स, आपको मैं दिखा देती हूँ कि जो सेल प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस ये है, मेरी सिर्फ ये कॉस्ट प्राइस है तो ये मैंने डाल दी है यहाँ पे, तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बिजनेस इनकम होती तो क्या होता, एक बार मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मैंने आपके लिए खोला है टेबल नंबर बिजनेस एंड प्रोफेशन का टेबल नंबर बी, जिसमें हम दिखाते हैं कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो आपको अपना डेटा यहाँ डालना पड़ता है। तो यहाँ डालना होता है सिर्फ नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, कोई कैलकुलेशन कोई डिटेल नहीं मांगता है आपको, तो सिर्फ नेट प्रॉफिट या लॉस डालना है। तो यहाँ पे भी कोई स्क्रिप्ट वाइज डेटा डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वहां पे वो एरिया जहाँ पे स्क्रिप्ट वाइज डिटेल्स मांगता है और आपको उसके बिना रिटर्न फाइल करना नहीं देता है। तो मैं दोबारा से एक बारी कैपिटल गेन के स्केड्यूल में आती हूँ, और मैं आती हूँ यहाँ पे कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अब हम टेबल नंबर 5 में, जो कि कैपिटल गेन शीट पे ही है, आप देख रहे हैं टेबल नंबर 5 जो बोलता है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीडीज पेड। ठीक है, तो हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म डिटेल्स डालते हैं शेयर्स की। यहाँ पे आप देखिए यहाँ मांगता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो हमारा सेल प्राइस होगा, और नेक्स्ट हमारा मांगता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 48, उसके अंदर ये वेरियस डिटेल्स मांगता है। वहां पे क्या था, सिर्फ इंडेक्सेशन के बिना जो परचेज कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी और इंप्रूवमेंट कॉस्ट डालना था,
तो यहाँ पे आपको डालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। सबसे पहले तो जो हमने डाल दी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी परचेज की। देन अगर वो बोलता है कि इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 फरवरी 2018 देन लोअर ऑफ B1 एंड B2। मैं आपको बताऊंगी B1 और B2 क्या है। तो हमने आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमने भी बात की थी 31 जनवरी 2018 की ग्रैंडफादरिंग स्कीम की। तो मैंने आपको बताया था कि हमें एज ऑन 1 जनवरी 2018 की मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ती है, रखनी पड़ती है अगर हमारे शेयर्स जो होते हैं उससे पहले के हमारे परचेज होते हैं। तो इन्होंने यही बताया है कि आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए आपको एक तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दूसरी आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालनी पड़ेगी, और जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 होगी। आप देख सकते हैं स्केड्यूल B1 बता रहा है वो। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो हमारा सेल प्राइस होगा, हमें इजीली मिल जाएगा, बट हमें फेयर मार्केट वैल्यू जो स्टैंडर्ड मार्केट रेट होंगे वो निकालनी पड़ेगी अगर आपके एसेट्स, अगर आपके शेयर्स जो होंगे वो बिफोर 1 फरवरी 2018 के परचेज आउट हो गए। अब मैं आपको B1 दिखाती हूँ फेयर मार्केट वैल्यू, जहां पे हमें स्क्रिप्ट वाइज रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल है, टेबल टूल 112A। देखिएगा, ये वो फेयर मार्केट वैल्यू निकालता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स देनी होती है उन शेयर्स की, उन स्क्रिप्ट्स की जो आपने 31 जनवरी 2018 तक परचेज किए हुए होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इन सब शेयर्स की डिटेल डाली हैं जो मैंने 31 जनवरी 2018 तक परचेज किए हुए थे और मैंने सेल किए करंट ईयर में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुझे उनमें हुआ है। उसमें बहुत सारी डिटेल्स मुझे पुट इन करनी पड़ी, ISIN कोड, शेयर की नेम, वैल्यू, कितनी क्वांटिटी थी, उनका सेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी मेरे लिए। देन वो ये भी लेता है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी। तो आप देखिएगा मार्केट वैल्यू लेता है वो साथ में। तो ये एक टेबल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इंसर्ट करना पड़ता है। ये स्क्रिप्ट वाइज डिटेल है, दिस इज नॉन एज अ स्क्रिप्ट वाइज डिटेल। तो ये स्क्रिप्ट वाइज डिटेल आपको तभी देनी पड़ेगी अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो रहा है। तो मैंने आज आपको एकदम क्लियर कर दिया है कि कौन सी शेयर कैसे दिखाई देगी अगर आप एक शेयर ट्रेडर हो, कौन सी इनकम आपको शेयर ट्रेडिंग से किस तरीके की इनकम होगी, वो कहाँ शो करनी है और कैसे शो करनी है। बड़ा ही क्लियर है कि स्क्रिप्ट बाय डिटेल सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही दिखानी या कैपिटल लॉस में ही दिखानी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था, सबके साथ शेयर जरूर कीजिए जो भी लोग शेयर ट्रेडिंग में डील करते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्लैरिफिकेशन आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है स्क्रिप्ट बाय डिटेल्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।